बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद कर दिए गए हैं और इस बात की अब तस्दीक भी हो गई है। कल से इस चीज़ का चर्चा था, बात की जा रही थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की बेटी, नवासे, दामाद और बहू भी इन हमलों में शहीद हुए हैं और ईरान की फ़ज़ा सोगवार है और अवाम गम से निढाल दिखाई देते हैं। ना सिर्फ अवाम की बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा बसती है वो सब गम से निढाल हैं। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। मशहद में हरम इमाम रज़ा के गुंबद पर स्याह परचम लहरा दिया गया जो सोग के मौके पर लहराया जाता है। और इराक़ की बात करें तो वहाँ भी मुक़द्दस मकामात पर सुर्ख इनकलाबी रोशनियाँ जला दी गई हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत की खबर के बाद ईरान के शहर तेहरान और जंजान में हज़ारों अफराद एहतजाजन सड़कों पर निकल आए हैं और अफसोस और गम का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है। बिल्कुल, एक धमकी जो पहले भी दी गई थी अमेरिका की जानिब से और उसको धमकी तक ही महदूद रखा गया, जिसमें कहा गया कि आपकी आला क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि कोशिश जो कि प्रोटेस्ट और एहतजाज की सूरत में सामने आई, जिसमें मुतालबा ये किया जा रहा था कि अपनी इस रजीम को चेंज कर दिया जाए, जो कि नाकाम साबित हुई। और फिर एक हमला जो हमने देखा कि कल सुबह किया गया और उस हमले के नतीजे में आज इस बात की तस्दीक हो गई है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब इस हमले में शहीद हो गए हैं। इसी पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है शाजिया अनवर चीमा साहब ने, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर साहिबा। जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाजिया साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा लॉस और जिस तरीके से ये सारा सानहा हुआ, ये वाक़या हुआ, क्या कहेंगी आप इस पर? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो नुकसान होते हैं ये कौमों के सरमाया होते हैं। बुनियादी तौर पे एक 86 साल का बुजुर्ग जो है अपना सर कटा गया लेकिन यजीद के सामने झुका नहीं, और कूफी जो है वो आज भी बोल नहीं सके और अपनी खामोशी तोड़ नहीं सके। वो देखते रहे, अपनी खामोशी के बुत जो हैं उनको डराए, उनके पास बैठे रहे। तो ये इससे कोई स्ट्रेटेजिक इसकी इम्प्लीकेशन ऐसा सच नहीं है। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तो ज़रूर है। जो हम यहाँ बैठकर फील कर रहे हैं तो यकीनन जो पास हैं वो ज़रूर इससे ज़्यादा फील कर रहे होंगे। तो वही इसका जो है वो आफ्टर इफेक्ट है कि एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी जो है वो एक मिशन के लिए, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी ऑटोनॉमी और एजेंसी के लिए उसने लगा दी, और अल्टीमेटली वो झुका नहीं। और फिर झुक के भी वो किसी बंकर में नहीं घुसा, किसी तय खाने में जाके नहीं बैठ गया। सुनने में आया है नेतन्याहू तो इसराइल में है ही नहीं, वो तो जर्मनी में है खबरों के मुताबिक। तो वो अपनी जगह पे मौजूद थे और अपनी रूटीन का काम कर रहे थे, और 2 हफ्ते पहले तक उन्होंने सारा जो है वो अपना हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा से एस्टेब्लिश भी कर दिया हुआ था। बाकायदा पब्लिकली कह दिया था कि अली लारीजानी जो है चीज़ों को संभालेंगे जब तक कि जो है वो अगले रहबर का जो है ऐलान नहीं हो जाता। और ये भी खबरें हैं कि बहुत टाइम से वो खुद सिर्फ नसीहत का और मशवरे का काम कर रहे थे, बाकी इंतज़ामी अमूर जो है वो ऑलरेडी अली लारीजानी के पास ही थे। तो लोगों की फेमिलियरिटी भी थी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा ये भी था कि कोई ऐसा चेंज नहीं आया है कि जिसमें ये लगे कि एकदम से वो कुर्सी खाली होगी। ठीक है, रहबर की कुर्सी तो बहरहाल खाली हुई है, लेकिन ये यही है इसमें। और ये हक और बातिल की जंग है। हम इसको चाहे इधर से पकड़े उधर से, और हक पे खड़े रहने वाले जो हैं
अब मेरा तो ईमान है वो मरते बिल्कुल। नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। अपने लिए जो लेगेसी छोड़ के जाते हैं वो शाजी साहब, सरमाया बिल्कुल होते आप हैं। ठीक कह रही हैं कि एक लंबे और एक तवील अरसे से रहबर आला की कुर्सी पर वो मौजूद थे और क़यादत कर रहे थे, तो जो जिस तरह से उन्होंने शहादत जो है हासिल की है, उसके एवज भी हम देख ही रहे हैं कि वहाँ जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले दुनिया भर में जो मौजूद हैं, वो सरापा एहतजाज ज़रूर हैं, लेकिन उनकी शहादत को फ़ख्र से देख रहे हैं। डॉक्टर जमील, आप बताइएगा कि आपने देखा कि इनकलाब ईरान जो इस्लामी इनकलाब था यहाँ पर 1979 में, उसके बाद हम देख रहे थे कि दो ही लीडरान आए हैं जिन्होंने उस इनकलाब को जो है वो लेकर चले हैं, और 1989 से लेकर अब तक जो है रहबर आला की सीट पर आयतुल्लाह खामनाई साहब भी मौजूद थे। हम तो जानते हैं इसके रिपल इफेक्ट पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, आपको क्या नजर आता है, इसके कितने दूरस नताइज होंगे? जी हाँ, इसके इफेक्ट तो हम डिस्कस करते रहे, कल भी आपके प्रोग्राम पर और उससे पहले भी इसका हम अंदाजा देते रहे हैं, उस तवक्को के मुताबिक है। और अब तो जिस तरह की बात हो रही है, पूरी दुनिया को इस चीज का मलाल है, और जो दिल रखने वाले हैं, जहां तक इजराइल और अमेरिका का ताल्लुक है, वो तो खैर दूसरी बॉल गेम है, क्योंकि उनको तो चाहिए था कि वो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म से पहले कोई अपनी कारकर्दगी दिखलाएं, और एक मकसद भी था उनका, वो मकसद वही था जो इजराइल का था, तो मकसद भी हासिल करें। उस मकसद को हासिल करने में कितने कामयाब होते हैं और कितनी उसमें भौचाली कैफियत आ जाती है, वो तो आने वाले चंद दिनों में मजीद अंदाजा हो जाएगा। अब तक अमेरिका जहां जहां गया है, मैं लीबिया का भी सफीर रहा हूँ, यूएई का भी सफीर रहा हूँ, इन ममालिक में मेरी तैनातियां रही हैं, मैंने देखा है कि किस तरह वहां फिर जिस तरीके से रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है या कर दी जाती है, उसके बाद जो वहाँ सिविल वार और भौचाली पोजीशन होती है, वो उससे जबरदस्त अम्मा होना उस पूरे इलाके के लिए एक मसला बन जाता है। और पाकिस्तान की तो 900 के करीब जो किलोमीटर है वो उसकी सरहदें मिलती हैं। मैं इस बात पर दोबारा आ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त जो ये सुबह से जो ये दिल लर्जा देने वाली खबर आई है, उसमें उसके रिपल इफेक्ट जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे और आज वही हुआ जिसका अच्छा था। लोग बड़े भारी दिल के साथ बड़े कर्बनाक हालात में वो लोग सड़कों पर निकले हैं, उनके जज्बात को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अपने ही मुल्क में रह के अपने ही मुल्क की प्रॉपर्टीज को और अपने ही मुल्क के एसेट्स को हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गम और गुस्से का इजहार बहुत किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं और उस तरीके से किया जा सकता है। जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन जज्बात के साथ एक हिकमत अमली होती है कौमों की। पाकिस्तान की भी एक हिकमत अमली रही है और अब इस मामले में बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई है तो इसी तरह जो सोसाइटी है ईरान की, जब पहले वो बात रिजीम चेंज की आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, बस वी आर कमिंग, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज एंड वी आर कमिंग एंड यू विल टेक ओवर। कल भी उन्होंने यही बात की ना, कल भी अपनी तकरीर में यही बात की कि बस हम अपना काम खत्म कर रहे हैं और आप बाकी अपनी हुकूमत संभालें। तो उस लिहाज से तो इसके पीछे काफी अरसे से काम हो रहा था, मसाद काम कर रही थी। आज तो रिपोर्ट में आ गई ना बात, ये न्यूयॉर्क टाइम में, कि CIA ने इसकी पूरी मुखबरी की और वो पास ऑन किया इजराइल को, और इजराइल और अमेरिका ने मिलके ये हमला किया। तो वो तो देखें, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे दिसंबर और जनवरी में, उस वक्त की मसाद ने जिस तरीके से सैटेलाइट टर्मिनल्स भेजे थे जलूस में और जिस तरह हथियार भेजे थे, वो भी तो उसका इल्म। और उससे पहले जो साइंटिस्ट और जितने अस्करी क़यादत जोन में उनको शहीद किया गया था, वो भी तो इसी तरीके से। तो जो इस पे कई सालों से बल्कि दहाई से काम चल रहा है और उसी की तसलसल में इतने साइंसदान शहीद होते रहे पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में, और अब जो हो रहा है वो भी उसी का नतीजा। लेकिन अब एक और लेयर इस पे आ गई है, जो इस वक्त अस्करी कुव्वत इस खित्ते में लाके अमेरिका ने बैठा दी है। और वाज़ेह रहे कि ईरान की 30 बिलियन की सिर्फ अस्करी कुव्वत है, 30 बिलियन वो लागत आती है उनके बजट में है। और अमेरिका की 900 बिलियन से ज्यादा की अस्करी, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, वो उन्होंने 61% तकरीबन लाके ईरान के सामने खड़े कर दी है कि जाहिर है वहां जब इतनी बड़ी वार मशीन होगी
जब इतने बड़े आग और शोले बरसाए जाएंगे तो नुकसान तो होगा, लेकिन ये शायद वेस्टर्न सोसाइटी को जरा कम इस चीज का इदराक होता है। रिसर्च तो वहां बहुत ज्यादा होती है कि वो जो सोसाइटी है बड़ी रिजिलियंट सोसाइटी है और जो जज्बे हैं वो जज्बे नहीं मरा करते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है कि जज्बे जो हैं वो नहीं मरा करते हैं। अच्छा शाज़िया साहिबा, जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये तो अब चीज़ बड़ी क्लियर है कि CIA ने जो ईरानी क़यादत है उसके इज्तिमा का सुराग लगाया, फिर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया, और अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, उनकी जानिब से तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो रद्द अमल है वो हमारी तवक्कुआत से खासा कम है, तो अब सफारतकारी में आसानी होगी। आप ऐसा होता हुआ देख रही हैं इन फ्यूचर? आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एम्बेसडर साहब की बात को रिट्रेट करना चाहूंगी कि गम जो है वो एक ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत का है कि उसके गम के इजहार में इंतशार और किसी किस्म की ये ऐसी हरकत सूट ही नहीं करती, उस गम को ही सूट नहीं करती कि आप सड़कों पे निकल के कोई ऐसी बेअदबी किस्म की हरकत करें। आप अपना गम जो है वो संभाल के रखें और उसको अपनी इज्जत नफ्स, अपनी इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करें, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्तेमाल की। उनको आपने नहीं देखा कि किसी दिन भी वो सड़कों पे निकले हुए हों और कोई नारे लगा रहे हों, या जवानी में भी, तो ये सूट नहीं करता। ये गम का ये इजहार जो है ये मेरी नजर में बेअदबी में आता है, इसके बारे में सोच भी रहा है। तो जहां तक दूसरा आपका सवाल था, तो उसमें मैं तो बहुत टाइम से ये अर्ज कर रही हूँ, जितना भी मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, समझ पा रही हूँ कि ईरान का सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। उनके अंदर बहुत डीप पेनिट्रेशन हो गई हुई है और दहाइयों से है और बड़ी सिस्टमैटिक है और बड़ी स्ट्रक्चरल है, और उस काबू नहीं इनसे पाया जा रहा। यही हमने इनके जो रॉयट्स हुए उसमें देखा, 12 डे वॉर में देखा, और अब भी पहले ही दिन हमने ये देखा कि जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर है वो बहुत बड़ा और बहुत खुलकर सामने आया है। तो अब अगर ईरान ये कह रहा है कि हमने अभी अटैक प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया तो अटैक हमने करना है, और जो दूसरी पार्टी है उनको ये पूरी रियलाइजेशन है कि एरियल अटैक से यहाँ पे काम नहीं चलना, यहाँ पे एटलीस्ट 3 बॉर्डर्स से हमें जो है वो लोग अंदर भेजने हैं, स्लीपर सेल एक्टिवेट करने हैं, और वहां पे फिर मार धाड़ और जलाओ घिराओ और सिविल अनरेस्ट जो है वो क्रिएट करना है ऑन ग्राउंड। तो ही हमें कहीं एनार्की और कोई ऐसा चैलेंज हम हुकूमत को उस वक्त की जो रिजीम जिसको वो कहते हैं दे सकेंगे कि जो हमारा जो टारगेट है उसे अचीव कर पाए। अगर इंटेलिजेंस की सूरत हाल ये है तो ये बहुत तशवीशनाक और खौफनाक है। इनका इधर से जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया के 2 जहाज जो हैं वो रिसेंटली गए हैं और कंफर्म जराए के मुताबिक वहां पे उनको सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट दे के आए हैं, और वो पूरी तरह से तैयार हैं सिस्तानी बलूचिस्तान में एंटर होने के लिए। प्लस वो हमें तो जो भी पोकिंग करते हैं और फिर मार खाते हैं वो एक और बात है, लेकिन वो उधर जाने के लिए भी तैयार है। वो रेंटे टेररिस्ट हैं, उनको जो भी पैसे देगा उनसे कुछ भी करवा लें। उधर से जो है पाकिस्तान जो है और खास तौर पे कुर्द जो है सेपरेटिस्ट, वो भी उन्होंने ऑफ कोर्स लाइन अप किए हुए होंगे। और जो जंग-ए-ज़ोर कॉरिडोर है वो तो 99 ईयर की लीज के बाद जो ट्रंप कॉरिडोर बना है वो तो बिल्कुल ही उनका एरिया जो है वो नेकेड हो गया। वहां से तो सुना है कि कुछ भी अंदर आ रहा है और जा रहा है। तो अभी भी हमें ये जहन में रखना है कि ये बात अगर सिर्फ एरियल अटैक तक नहीं रहनी है, और अगर और इसने लंबी वार बनना है और इसको इतना वॉर ऑफ एट्रिशन वेस्ट बनाना भी नहीं चाहता है, तो फिर यकीनन किसी ना किसी स्टेज पे उनको जलाओ घेराओ मार धाड़ और कत्लेआम करवाने के लिए अपना जो प्लान बी है उसको इवोक करना पड़ेगा, और उसमें ये कितना कंसोलिडेट कर पाते हैं ये बहुत बात है, और ये मेरी हमेशा से रही है। तो डॉक्टर जमील, अभी 7 रोज शोक का ऐलान किया गया है और हम देख रहे हैं कि 40 दिन तक मजीद ऐलान किया गया है कि इसकी जो एक्टिविटीज हैं उनको जो है तातील दी गई है। तो ये जो इतने लंबे दौरानिए के लिए इस दौरान कहा गया है, आपको लगता है कि ऐसा ही होता है जंगों के दौरान ऐसी कोई बड़ी शहादत हो जाए तो उसमें दूसरा कोई जो हरीफ है वो मौका देता है शौक मनाने का, या फिर आपको लगता है इस शौक के नतीजे में मजीद डिले होगा और मजीद इनारकी फैलाई जा सकती है? नहीं, ये शौक का जो सिलसिला है इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग घरों पर बैठ जाएंगे। शौक का सिलसिला ये एक सिंबॉलिक बात होती है ताकि वो गम अपना जो है उसका इजहार और बाकी जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा किया जा सके, और कौम इन शोक के
जो दिन मनाए जाते हैं इसमें गैल्वनाइज होती है। बात अभी शादिया साहिबा भी कह रही थी जो कि वहाँ एनार्की फैलाने की, मैंने लीबिया में एनार्की होते हुए देखा जब मैं वहाँ सफीर था, और किस तरीके से फैलाई गई, किन ताकतों ने फैलाया। और ये हमने बाकी ममालिक में भी देखा जहाँ जहाँ रिजीम चेंज की कोशिश की गई या करवा दी गई, तो वहाँ वहाँ किस तरीके से सिविल वार और एनार्की का सिलसिला हुआ। लेकिन ईरान थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। मेरी रीडिंग ये है, जो ईरान की सोसाइटी को और इस तहजीब को समझते हैं लोग, और जो सही तरह जिन्होंने करीब से देखा है, वो इस बात की तायीद करते हैं कि ईरान में जब भी बाहर से एक्सटर्नल कोई हमले होते हैं और इस किस्म की, जिस तरह की मिसाल अभी आला क़यादत की शहादत की, तो उसमें सोसाइटी मजीद गैल्वनाइज होती है। जो लोग अकीदतमंद हैं मजीद रेडिकलाइज होते हैं, और ऐसी सूरत में जो पहले अपराइजिंग हुई थी या पहले जो वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस में अगर अब कोई रिजीम चेंज के सिलसिले में इस तरह खुल के आएगा इन दिनों में, आपने बात कहा सोग के दिनों में या वैसे, तो उसका सर कुचलने के लिए अपनी ही सोसाइटी में, चाहे कितने भी इंटेलिजेंस के वहां इम्पेरिटेशन हुई हो, तो उसमें अपनी सोसाइटी में लोग निकल आएंगे। हालांकि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि बस हम अपना काम खत्म करते हैं, आप लोग आ जाएं। और उस उनका इसका सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि क्या ऐसा होगा, और खास तौर पर अगर हम बात करें उनके जानशीन के हवाले से, तो उसका जो चुनाव है जो वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जिसको आपने दोहराया अभी, कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर लिया और इसके बाद हम आपके हवाले कर देंगे, आप अपना इंतखाब करें और अपनी गवर्नमेंट को चलाएं, तो क्या वाकई ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? नहीं, ये तो थ्योरी में तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली तो जिस सोसाइटी का मैं जिक्र कर रहा था उसमें अब तो मजीद आप देखेंगे कि इत्तेहाद नजर आएगी। जहां तक आप बात कर रही हैं, कमेटी जो बनाई गई है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 का एक हिस्सा है, वो उन्होंने बनानी थी जब तक के रहबर का इंतखाब नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं हो जाता है। तो उस सिलसिले में तो ये एक सिलसिला तसलसल, कोई जो कमांड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है वो तो अपनी जगह कायम है। सक्सेशन प्लान तो देखें अपनी हयात में ही रहबर ने बना दिया था, एक नहीं 3-3 4-4 लेयर बना दिए थे ना उसके। आपने देखा कि साइंटिस्ट इतने जो है शहीद हुए पिछले 2-2.5-3 बरस में, तो उसमें क्या कि उनकी एनरिचमेंट रुक गई, उनकी साइंस रुक गई, उनकी जो मिसाइल की साइंस है या टेक्नोलॉजी है उसमें कोई कमी आ गई। ईरानियंस जो है बड़े ज़हीन लोग हैं, और यही इजराइल को भी खदशा और खतरा सिर्फ ईरानियन से यही होता है कि अगर कोई इस पूरे खित्ते में उनके मुकाबले आके खड़ा हो सकता है, आंखें दिखला सकता है, तो सिर्फ ईरान था। वरना 57 ममालिक के इस ब्लॉक में से किसने क्या आवाज उठाई? सिर्फ मजम्मत दर मजम्मत फिर मजम्मत दर मजम्मत। और साथ अड्डे जो है उनके, हम देख रहे हैं कि अमरीकी अड्डे भी उन्हीं ममालिक में मौजूद है, और जब उन पर हमला किया जा रहा है तो उनकी जानिब से ये जवाब आ रहा है कि वो जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। शाजी साहब, आपने बताया कि ईरान के इर्द गिर्द 3 बॉर्डर के जरिए जो है ना ये अनासिर एंटर हो सकते हैं और ये खाना जंगी की तरफ उस वक्त जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के साथ अगर इसको लिंक किया जाए तो हमें दिखाई ये देता है कि अगर ईरानी अवाम ना भी हो तो इन्हीं इलाकों से, इन्हीं बॉर्डर के जरिए वो अनासिर शामिल हो सकते हैं अवाम में, जो कि फिर ये केओस फैलाएं। जी, यही मेरा खदशा है और यही एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं। और जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईरानी जो हैं वो इस इंतशार का शिकार नहीं होंगे, कंपोज होंगे और उसका जो है वो भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और प्लस जो उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं उनका रिस्पांस कितना क्विक होता है, ये हमने पिछले भी तो रॉयट्स में यही देखा था। और उसमें बाकायदा इस चीज का इंडिया था कि ये टेस्ट करने की कोशिश की गई है कि एम्बुलेंस पहुंचने का कितना टाइम लेती है, अगर किसी जगह को जला दिया जाए, मस्जिदों को जला दिया जाए तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, किस चीज पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कितने बंदे बाहर निकल सकते हैं। उनके पास साइलेंसर लगी हुई बंदूकें तक थी, उनके पास पिस्टल थे जिसमें उन्होंने इवन लॉ इन्फोर्समेंट के जो पुलिस के लोग हैं कोई 1100 तकरीबन वो जो है उन्होंने शहीद कर दिए थे। प्रोटेस्टर्स ने सो कॉल्ड, जिनको वेस्ट कहता है कि जी ईरान ने अपने ही लोगों पर मशीन गनें चला दी,
खैर उनका तो बयानिया मुझे इतना क्रिंजी और नॉजिएटेड लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ कि ये लेगेसी मीडिया जो है ना, ये सिर्फ देखा करो ये समझने के लिए कि क्या जर्नलिज्म नहीं है। वो इस लो लेवल तक चले गए हैं कि आपको बस ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल चाहिए कि बच्चे ये सहाफत नहीं है, बाकी कुछ भी कर लोगे तो वो सहाफत है। इतना नहीं जिंदगी में कभी गिरना। उनकी तो आप बात ही छोड़े, लेकिन हमारा वही फिर प्रॉब्लम है कि इनकी कंसोलिडेशन और फिर जो एम्बेसडर साहब फरमा रहे हैं कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, अपनी प्राइड है, तो उसमें ये सिचुएशन को संभालते कैसे हैं और मशीनरी जो है उस पर रिएक्ट कैसे करती है और काम कैसे करती है। और उससे भी पहले जो पेनिट्रेशन है, अंदर जो घुस गए हुए हैं, क्योंकि एक तो इनका पता चला जी कि ऐसे स्लीपर सेल भी हैं जो ड्रोन भी बाहर से नहीं ला रहे, अंदर ही बन रहे हैं। हाँ जी। एक खबर ये भी है कि आयतुल्लाह खamenei जो है उनकी कुछ 4-5 दिन पहले उनकी अंगूठी जो है वक्त करते हुए गुम गई थी, तो उसको बाद में इजरायली मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो इसका मतलब है बहुत कोई करीबी लोग हैं अंदर बहुत हद तक घुस चुके हुए हैं और इसी चीज के ऊपर उनका पूरा जो है ना वॉर और का आपने प्लान। दुरुस्त बात की कि बड़ी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी हुई है और इसी का ही नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर जमील अहमद खान साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक जो खबर है जिसकी अब तस्दीक भी कर दिया ईरान के सरकारी मीडिया ने कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद की जो कैफियत बनी हुई है, उसके बाद जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है और जिस तरीके से आगे की हिकमत अमली होनी चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इस सिचुएशन में, दुख की इस घड़ी में, आपको क्या लगता है कि आलम इस्लाम का क्या किरदार होना चाहिए, उन्हें मिलकर क्या काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाशुबा ये गम के लम्हात हैं, हुज़न के लम्हात हैं पूरे आलम इस्लाम के लिए, अहले ईरान के लिए, पूरे आलम अरब के लिए, पाकिस्तान के लिए कि जो कुछ कल से अब तक हुआ है वो आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका का हमला और उसके बाद खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान पैदा होने वाला तनाव और बिलखुसूस सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हुए हैं, जबकि सऊदी अरब ये बात कह चुका था कि वो किसी भी सूरत अमेरिका या इसराइल के हमलों में अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा, ना फिजा को इस्तेमाल होने देगा। तो इससे जो एक वहदत और इत्तेहाद था मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम ममालिक का, वो सबूताज हुआ है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि हर एतबार से इसका नुकसान जो है वो मुसलमानों को हो रहा है। ईरान के रूहानी पेशवा जो कि पूरी दुनिया में अपना एक मकाम रखते थे, जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है। उसके बाद हम अपने मुल्क में देखते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और कराची के अंदर अफसोसनाक वाकया हुआ है इस्लामाबाद में। देखिए, अगर आप जो आपका दुश्मन चाहता है, आपका दुश्मन क्या चाहता है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमानों की वहदत का दुश्मन है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हर वो इस्लामी मुल्क जिसके अंदर अमन है, इस्तेहकाम है, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो गैर मुस्तहकम हो जाए, वहाँ दाखिली इंतशार पैदा हो जाए ताकि वो अपना खेल आसानी से खेल सके। इसराइल अगर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है और उसकी तकमील चाहता है तो तभी मुमकिन है जब मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं रहेगा, जब इस्लामी मुल्क आपस में दस्तो गिरेबान हो जाएंगे। अगर हमारा दुश्मन हमें कमजोर करना चाहता है और एक तरफ वो अफगान बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ वो अंदरूनी इंतशार की कोशिशें पैदा कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार भी हमारे आपस के इख्तिलाफात है कि हमें शिया सुन्नी में तकसीम करे, हमें जो है लिसानी बुनियादों पे तकसीम करे, सूबाई बुनियादों पे तकसीम करे। तो इस वक्त जागने की जरूरत है, इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है, इस वक्त जो है एक दूसरे की टांग खींचने या एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा होने की जरूरत है। बिलाशुबा ये अफसोसनाक मामला है। इस वक्त मुजाहिरीन पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं।
पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख ने, कौमी पैगाम अमन कमेटी ने, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, बिल्कुल सबने ये अपील की है। और मैं आपके जरिए ये अपील करना चाहता हूँ कि पुरअमन मुजाहरा करें, अपने ही इमलाक को जलाना कोई अक्लबंदी नहीं है, इससे दुश्मन को फायदा नहीं होगा, हमें ही नुकसान होगा। बिल्कुल हमें ही नुकसान होगा। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह से दीगर फिक़ों से ताल्लुक रखने वाले उलमा भी यही अपील कर रहे हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी ने भी यही अपील की है कि अपने घर को तबाह ना कीजिए, इस सेंसिटिव टाइम पर ध्यान रखिए, सोग जरूर मनाए, गम गुस्से का इजहार जरूर कीजिए, पर अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ईरान की जानिब से जो यूरेनियम अफजूदगी है उसको सिफर करने पर आमादगी जाहिर की जा रही है। और कुछ ही घंटे में फिर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान हमलावर हो जाए, अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलावर हो जाते हैं। और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब शहादत का दर्जा हासिल करते हैं। हमने देखा कि कल तक जिस बात की तरदीद होती रही आज उसकी तस्दीक की जा रही है और ईरानी मीडिया इस हवाले से बहुत सी खबरें दे रहा है, गर्दिश कर रही है। और उसके अलावा जो अब खित्ते में सूरत हाल बनती जा रही है, खित्ते में जो कशीदगी पैदा हो रही है और खाना जंगी की अलामात जाहिर होने लग गई हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर पर महारत हासिल रखने वाले माहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर जाफर साहब। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। मंसूर साहब आपकी इजाज़त से पहले ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहेंगे कि ब्रिगेडियर साहब ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट थी जिसमें बिल्कुल हदफ को अचीव करने के लिए टाइम टू टारगेट रखा गया था और एक ही वक्त में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। आपको लगता है इसके बाद अमेरिका और इसराइल इस सिचुएशन में हैं कि वो ये कह सकें उन्होंने अपने हदफ को जो है अचीव किया है? आई थिंक वॉर के बारे में कहा जाता है जी कि यू कैन स्टार्ट द वॉर लेकिन फिर उसको करने का टाइम यू डोंट हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी। और मुझे सामने से महसूस हो रहा है लेकिन इनिशियल डेफिनेटली इट्स अ शॉक अटैक जिसमें सुप्रीम लीडरशिप को शहीद किया गया है और टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, फिर पोलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन अभी लग रहा है कि ईरान इज नाउ कमिंग आउट ऑफ दिस शॉक और मेरे ख्याल देयर वाज सम स्ट्रेटजी जो ईरान ने अडॉप्ट किया। अच्छा दे डिडंट रियलाइज, क्योंकि इसमें देखें पहले भी बात हुई थी कि 3 एंटिटीज हैं इस वक्त chaos की and they have a doctrine of strategic chaos. एक Zionist है under Netanyahu, then you have neocons like जिस इनका माइक हकबी है जिस तरह का एम्बेसडर था अमेरिका का है यरूशलेम या उसमें। तो ये पूरा एक कबाल है। और फिर मोदी साहब है ये फाशिस्ट हैं जस्ट वेटिंग इन द विंग, बिकॉज अगर आप ईस्ट वेस्ट देखें जहां आग लगी हुई एक शोल्डर पे इंडिया है और एक शोल्डर पे इजराइल है। तो दिस वाज बाय डिजाइन और ये आज की वो है भी नहीं। दिस इज बीन हैपनिंग इन इराक, लिबिया और सेम स्टोरी, इतनी घिसी पटी स्टोरी है इनकी कि जी ये हो जाएगा। नेतन्याहू साहब हमेशा कहते रहे 20 साल की स्टेटमेंट देखते जी गद्दाफी चला जाए तो अमन हो जाएगा, तो वो चला जाए। बेसिकली आई थिंक इसका डोमिनो इम्पैक्ट है, इन्होंने किया हुआ है कि एक डोमिनो गिरता है उसके बाद मूव और खुदा ना खास पे आते हैं कि अगले 3 ममालिक के कौन से इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक आई जस्ट टॉक ऑफ द इरानियन मिलिट्री स्ट्रेटजीज पे ठीक है इतराज आपको हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द टारगेटिंग, लेकिन आई थिंक द वे दे आर नाउ गोइंग इज के अभी तक एक तो ये है कि बड़े मिसाइल फायर नहीं किए ईरान ने, इसमें बहुत ज्यादा शाहिद ड्रोन का यूज है, दैट इज बीन वेरी वेरी इफेक्टिव। चूंकि वेस्टर्न मीडिया अपनी कैजुअलिटी छुपाता है, नाउ देयर नंबर ऑफ बेसेस जो हिट हुए हैं तल अवीव के अंदर कैजुअलिटीज हैं, इस तरह हाइफा में है, सो दे बीन एबल टू ब्रीच जो बड़े डिफेंस थे चाहे वो मिडिल ईस्ट में थे या इसराइल में थे। दूसरा अभी स्टेट ऑफ हॉर्मज से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं कि एक तो हमने पहले भी बात की कि इट विल बी सैचुरेटेड विद ऑयल टैंकर्स और अभी जो लेटेस्ट अभी हिट हुई है इट्स एन इंडियन ऑयल टैंकर अभी आधा घंटा पहले कहने को मे बी इट हैज अ फ्लैग ऑफ पनामा और एनीबॉडी, लेकिन सारा क्रू इंडिया का था और उसको हिट किया गया है। और अभी एक जमगठा लगा हुआ है विद इन स्टेट ऑफ हॉर्मज, अगर आप उसके वेस्ट की तरफ जाएं कि आई थिंक सैकड़ों ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। तो इट मीन्स कि ग्लोबल ऑयल जो है और जो गैस का फ्लो है वो शट डाउन हो रहा है। आप देखेंगे भी ऑयल प्राइसेस जैसा आज आपने कल बढ़ाई है, मे बी इट मे गो अप टू लाइक 400 गोइंग टू हैपन एंड इट विल इंपैक्ट द एंटायर रीजन। तो मेरे ख्याल में ईरान की ये स्ट्रेटजी है कि मिलिटरीली इनको हिट किया जाए
देन चोक की जाए, नजिस पाए, देन लेट्स से ब्रिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू इट। लेकिन जिस तरीके से वॉर भी चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा। देखिए सीरिया, लीबिया छोटे मुल्क थे, लेकिन उनमें भी 12-12 साल लगे, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। ईरान इज अ मच लार्जर कंट्री, 9 करोड़ की आबादी है। लुक एट ज्योग्राफिकल यूनिवर्सिटी, इसका स्टैंस देखें, मतलब बलूचिस्तान से आपका तुर्की तक है, और कैस्पियन से नीचे आ जाए तो गल्फ तक है, ह्यूज कंट्री। और इसमें मेरे ख्याल में ये इन्होंने आई वुड से कि हॉर्नेट्स नेस्ट के अंदर इन्होंने अपना हाथ डाल दिया अमेरिका ने, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी आई थिंक कॉल। और आपने देखा थोड़ा सा कॉल किया है, मजेदार है अमेरिकन स्ट्राइक्स में भी, बिकॉज अभी उनकी लीडरशिप डिस्पर्स भी होगी। एक और चीज जो हो रही है कि सीनियर लीडरशिप कूल माइंडेड होती है, जो शहीद हुए, नाउ यू विल फाइंड यंग लीडरशिप जो हॉट हेडेड होती है। एग्जैक्टली। दे विल बी ट्रिगर हैप्पी, वो तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक पूरे खित्ते को आग और खून में धकेल दिया है, एंड वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। राइट। अच्छा मंसूर जाफर साहब, जिस तरह से हम इस वाक़े का जिक्र भी कर रहे हैं और जिस तरीके से बिगेड़ी साहब भी बात कर रहे थे, जिस तरह से ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनको शहीद किया गया, और उसके बाद फिर कंफर्मेशन पहले तक नहीं थी, उसके बाद कंफर्मेशन हुई। हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है मशरिक़ वस्ता के तमाम मामलात पर, तमाम पर्सनालिटीज़ पर, तो हम आपसे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की पर्सनालिटी के हवाले से बात करें, उनके ख़ानदान के हवाले से बात करें, उनकी उस स्ट्रेटजी के हवाले से बात करें जिसको वो लेकर 1989 से अभी तक चल रहे थे, और जितने स्ट्रॉन्ग वो थे, जिस तरह से उनके पैगामात थे कि वो कभी किसी दुश्मन के सामने झुके नहीं, और एक ही बार उन्होंने एक गैर मुल्की दौरा किया, उसके बाद से किसी दौरे पर भी नहीं गए। तो इस पर हम चाहेंगे ज़रा आप रोशनी डालें। जी, इसमें कोई शक नहीं जी, बड़ी नाबगा रोजगार शख्सियत थी उनकी, और बिलखुसूस जिस तरीके से उन्होंने इस ईरानी जो एक्लन ऑफ पावर है उसके अंदर ग्रो किया है, वो जिसे कहना चाहिए मेरिट पर ग्रो किया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको उठाकर इस मनसब पर फायज कर दिया हो। अली खामेनी जो ईरानी इनकलाब के बानी थे, खमेनी साहब, उनके इंतकाल के बाद जब उनका तयन इस ओहदे के लिए किया गया, तो यकीनन जो शराइत और जो एक क्राइटेरिया इसके लिए, इस ओहदे के लिए मुकर्रर किया गया था, उस पर वो मुकम्मल तौर पर पूरा उतरते थे। और उससे पहले वो अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कर चुके थे। 2 बार वो ईरान के जो सदर भी रहे 81 से लेके ऑनवर्ड, और उनके पास ये वसी एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो उनका एक दीनी आप कह लीजिए मकाम था, मजहबी हलकों के अंदर जो मकाम था, ख़ासतौर पे ईरान की जो क्लर्जी थी उसमें जो उनका मनसब था, वो इंतहाई एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। और हकीकी मानों में उन्होंने जिस तरीके से ज़माने के सर्द गर्म देखे थे, और मुख्तलिफ, यानी ये कोई पहला मौका नहीं था कि इस नौइयत की आजमाइश उनकी ज़िंदगी में आई। इससे पहले भी बहुत जंगें उन्होंने देखी, ईरान इराक की जंग देखी, फिर उसके बाद खुद जिस तरीके से दाखिली तौर पे चाहे वो तलबा के एहतजाज हों, फिर उसके बाद ख़वातीन हकूक़ के हवाले, फिर कभी ग्रीन मूवमेंट उनके ख़िलाफ़ चल जाती है। इस नौइयत के तमाम जितने भी यानी एजेंडाज जो थे, ख़ास तौर पे उनको टारगेट करके, यानी उनकी रजीम को ख़त्म करने के हवाले से माजी में वो तमाम के तमाम जो है वो नाकाम हुए। वो उनकी बुनियादी तौर पर ज़ीरक अंदाज की जो अप्रोच थी, जिस तरीके से वो मामलात को हैंडल करते थे, और तमाम यानी आप कह लीजिए जो स्टेट ऑर्गन थे उनके पास जितने ज़्यादा इख्तियारात थे, वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन थे। उसके साथ साथ उनकी जो पासदाराना इनकलाब के सरपरस्त थे, जो एक मिलिट्री और उनकी फ़ौज के वो चीफ ऑफ आर्म्स। तो एक लिहाज से उनका कहा हुआ कौल फैसल होता था, और उसी के नतीजे में ईरान की जो पॉलिसी है, चाहे वो दाखिली है या खारजी, वो मुकर्रर होती थी। और अब मैं समझता हूँ वक्ती तौर पे उनके मंजर आम से हट जाने पर एक खला तो महसूस हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने इस शहादत से पहले एक चेन ऑफ कमांड जो है डेवलप कर दी थी, और अपनी वसीयत भी जो एक लिहाज से दी थी, उसी के मुताबिक अब इमीडिएटली जो अबूरी सेटअप 3 अफराद पे मुश्तमिल बना है, उसकी क़यादत अली लारेजानी जो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा एक इनके बाद पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके वो सरबराह थे। और उसके साथ साथ जो एक सीवियर ब्लो मिला है ईरान को, वो जो शखानी जो उनके डिफेंस एडवाइजर थे, उनकी रहलत जो है, तो इस नौइयत के यानी आप समझ सकते हैं कि तकरीबन इसी कैलिबर के को 40 लोग जो है वो सियासी, अस्करी और मजहबी हलकों से इस जंग के अंदर जो है वो काम आए हैं। तो ये बड़ा सीवियर लॉस है ईरान के लिए। और ख़ास तौर पे लीडरशिप जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, कारकुन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं,
और लेकिन ईरान खासतौर पे जो जंगी एक्सपीरियंस ईरान का रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान इस आजमाइश से भी सरखरू होगा, और इस वक्त जिस अंदाज से उसने इस जंग को अपने रद्द-ए-अमल के नतीजे में फैलाया है, मैं समझता हूँ वो हकीकी मानों में आने वाले दिनों में जिस अमेरिका ने और इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज बनाने के नाते, उनकी सिक्योरिटी को इनविंसिबल बनाने के नाते ईरान की सिक्योरिटी को ताराज किया है, आज पूरी दुनिया में अमेरिकन एम्बेसी जो है वो गैर महफूज है। खुद पाकिस्तान के अंदर आप सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे भी तशद्दुद मुजाहरे जो है वो फूट पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मंसूर साहब ये बताइएगा कि इनकलाब ईरान के बाद तो ज़्यादातर क़यादत आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के पास ही थी, क्योंकि ये 1989 से जो थे इक़्तिदार में थे, और जितनी भी अमरीकी मुखालफत होती है जो हमने देखी ईरान की जानिब से की गई या मज़ाहमत की गई, वो इन्हीं की जानिब से की गई थी। आपको लगता है कि जब पहले अमरीका ने दावा किया था कि हम इन्हें निशाना बना सकते थे, और हमने साइंसदानों को निशाना बनाया, हमने सिपा सलारों को निशाना बनाया, हम इनको भी निशाना बना सकते थे, उस वक्त उन्होंने रिस्ट्रेन क्यों शो की? अमेरिका का ये बयान जो है ना जी, आपने वो मुहावरा सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं। अगर उनके पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी होती तो वो कभी मिस ना करते। उस वक्त जो स्ट्रेटेजी ईरान ने अपनाई थी उसमें अपनी मजहबी लीडरशिप को महफूज जगहों पे भेज दिया था, और उस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा पिछली जंग में कि ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगा कि ईरान ने जो है अपने मजहबी पेशवा जो है उनको रूस भिजवा दिया है, उनकी फैमिली को बाहर मुंतकिल कर दिया है, और अब भी इसी नौयत का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे और इसी नौयत के क्वार्टर्स पे किया जाता रहा। लेकिन आपने देखा कि जो उनकी शहादत के बाद तस्वीर आई है वो खुद उनके अपने रिहायशी कंपाउंड के अंदर जहां उनका अपना दफ्तर वाक़ था, वहां पे वो अपनी यानी पगड़ी गिरी हुई है, और वो एक जैसे कहना चाहिए मलबे के नीचे जो है वो दबे हुए उनकी जो जसीदा खाकी है वो मिला है। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी मैं समझता हूँ तस्वीर है कि जिसमें ईरान के अंदर वो जो एक थोड़ा बहुत तफरीक का अंसर पाया भी जाता था किसी न किसी दर्जे में, उन सबको सीमेंट करने में मैं समझता हूँ जो किरदार अदा करेगी शायद अमेरिका जो है उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। वो जो रिजीम चेंज का एजेंडा लेकर इस मैदान जंग में उतरा है उसे अंदाजा हो जाएगा कि वो रिजीम चेंज यहाँ तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जिन गिरदोनवा में उसने लोगों को अपने इस नामनेहाद सिक्योरिटी छतरी का लारा देके उनके डॉलर और उनका तेल निचोड़ रहा है, वहां रिजीम चेंज जरूर हो सकती है। अच्छा, मंसूर जाफर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ट्रंप एक बार हमें ये कहते हुए मिले कि जी ईरान की तरफ से जो रिस्पांस मिला है वो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया गया जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी चीज़ से हमें आसानी हो गई सफारतकारी में। आपको लगता है कि जो अगला आने वाला जानशीन होगा वो इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा और टेबल टॉक की तरफ मामला दोबारा जाएंगे? क्योंकि यूरेनियम अफजोदगी वाला भी जो मामला है वो ख़ामेनेई साहब तक की था, अब आगे जो नए जानशीन आएगा उसके अपने फैसले होंगे और वो किस हद तक बोल्ड डिसीजन लेगा वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप इन मामलात को सुलझता हुआ कहीं देख रहे हैं, जो जैसे कि ट्रंप साहब इजहार कर रहे हैं कि सफारतकारी में आसानी हो जाएगी? देखिए जी, ये जो ईरान का सेटअप है खासतौर पे इनकलाब के बाद जो तासीस पाया है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे वो कहते हैं वली अल फकी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो एक हायरार्की और जो बुनियादी तौर पे की नजरिया है, ये कोई उस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है कि आपको सोशलिज्म पसंद नहीं आया तो आपने कैपिटलिज्म इस्तेमाल कर लिया। ये बुनियादी तौर पे एक नजरिया है और एक स्पेसिफिक फिका से रिलेटेड ऐसा नजरिया कि जो ईरान की सोसाइटी के अंदर एंट्रेंच्ड है, उसकी यूथ के अंदर, उसके बुजुर्गों के अंदर, उनके जो इस वक्त पासदारान इनकलाब जितने बड़े पैमाने पे और इसी तरीके से जितने भी उनके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं, उन तमाम की ये इस्टेब्लिश आइडियोलॉजी है और वो इसका हल्फ उठाते हैं कि वो इसके खैरखा रहेंगे, इसके वफादार रहेंगे। तो लिहाजा ऐसी आइडियोलॉजी को आप किसी तरीके से लीडरशिप का फेस चेंज करके या उसे एलिमिनेट करके खत्म नहीं कर सकते। आपके सामने है कि बड़े पैमाने पे फलस्तीनी लीडरशिप को भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई, हिजबुल्लाह के लीडर को भी असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पे अभी भी पूरे का पूरा सेटअप मौजूद है। अगरचे ठीक है वो गैर फाल है, उस अंदाज से एक्टिव नहीं है, लेकिन वो निज़ाम पूरे का पूरा मौजूद है। यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो गजा में अपनी और अपने लाडले वज़ीर आज़म की फैलाई हुई तबाही का समेटना के लिए उन्हें पीस बोर्ड बनाना पड़ा है, दुनिया भर से पैसों और इमदाद की भीख मांगना पड़ी है, क्योंकि वहां पे आज भी हमास और उसका मज़ाहमती प्रोजेक्ट उनके दीगर जो हमकार हैं उनके साथ
फील्ड के अंदर मौजूद दिखाई देता है। यही वजह है कि वहां पे आज कोई इस्लामी मुल्क जो है वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हें कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि ये, और दूसरा जो रिजीम चेंज का एजेंडा है, आप सबके इल्म में है कि वो उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप वहां बूट्स ऑन ग्राउंड, और ये तमाशा इराक के अंदर अमेरिका ने करके देख लिया, अपने बूट्स भी उतार के देख लिए हैं, और वही बूट्स उसके सरों पे पड़ते हुए भी देख रहे हैं। यही काम उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी किया है, जहां से अभी 4 साल पहले ही वो दुम दबा के भागे हैं। तो लिहाजा ईरान की जो तारीख है और ईरान का जो एक पूरा आप कह लीजिए जो हिस्टोरिकल लेजर है, उसे अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कभी भी किसी फॉरेन ऑक्यूपेशन को, किसी फॉरेन अग्रेसर को ईरानी सॉइल ने या ईरानी लोगों ने वेलकम नहीं किया। वो अपनी हुकूमत से नाराज हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम अब वहां पे किसी अग्रेसर को, किसी जारे को, और खासतौर पे किसी गैर मुल्की कुव्वत को कदम जमाने की बिल्कुल एक डरने वाला नहीं है ईरान, और वो साबित कर चुका है इससे पहले भी। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए, ब्रिगेडियर साहब अभी। और बिल्कुल जैसा कि मंसूर साहब बता ही रहे हैं कि दीगर ममालिक की तरह नहीं है कि इस तरह आसान हो कि यहाँ पर रिजीम चेंज कर लिया जाए, लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कह चुके हैं, इस बार इंडिकेशंस मौजूद हैं कि जो बयान में कहा गया वो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ अब जो धमकी दी गई है वो इंतहाई खतरनाक है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा हमला किया जाएगा जिसका पहले सुना ना हो। तो इसकी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। और जनाब अब एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करते हैं जिनको आप हमारे एक्सप्रेसो में तो देखते हैं और इतवार शाम 8 बजे कारवां सराय में देखते हैं। एक्सप्रेसो में हम तारड़ साहब से उनके सफ़रनामों, किताबों और उनकी अदबी तसानीफ पर बात करते हैं। वो शख्सियत हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। आज अपनी 87वीं सालगिरह मना रहे हैं। तारड़ साहब ने जिस शोबे में कदम रखा उसमें नाम कमाया, चाहे वो नावल निगारी हो या सफ़रनामा निगारी, कॉलम नवीसी हो या TV की मेज़बानी, चाहे वो अदाकारी हो या ड्रामा लिखना, हर शोबे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने अनमिट नकूश छोड़े हैं। किस किस चीज़ की हम बात करें, अल्फाज कम है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के लिए। और हमारे नज़दीक नावल निगारी उनकी शोहरत का मजबूत हवाला है। आज हम तारड़ साहब की सालगिरह पर उनको विश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बात करते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, हमारे साथ ही मौजूद है। मुस्तनसर साहब हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सालगिरह की। कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह 87 का आज मैं हुआ हूँ। फ्रैंकली आई फील गिल्टी कि मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से। मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि बचपन कहाँ था, जवानी कहाँ थी, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा लग रहा है। लेकिन सारी हयाती की हकीकत और एब्स्ट्रैक्टिज्म में गुजरी। तो बात और मैं शुक्रगुजार होता हूँ उन सब लोगों का। ऑफिशियली मैंने इसको मनाना 15 साल पहले तर्क कर दिया था। तब मैं ये कहता था कि नियरनेस ऑफ डेथ को सेलिब्रेट करना है तो कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अब वो ज़रा आगे होती जाती है तो ठीक है। दोस्त यार जो है उनकी मोहब्बत का इजहार भी जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। तो जिस तरह वो आजकल एक्सप्रेशन हमारे ज़माने में पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो आप कहते थे आई एम फाइन। आजकल कहते हैं कि आई एम गुड, सो आई एम गुड। राइट तारड़ साहब, आप कह रहे हैं कि आपके लिए हर मंजिल धुंधराया हुआ सा है, एब्स्ट्रैक्ट है। हमारे जहनों में आज तक वो बिल्कुल क्लियर है। जिस भी अंदाज में हमने आपको देखा, जिस भी अंदाज से आपको पढ़ा, जिस भी अंदाज से आपको जाना, बेहतरीन देखा और बेहतरीन जाना। हमें उम्मीद है कि आपका जो लिखने का सिलसिला है वो नहीं रुका होगा और आजकल भी आप कुछ लिख रहे होंगे। तो हमें ये बताएं कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं? शेर मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहे हम पर शेला हो कलम। तो वो रकम तो करते रहे हैं और माजी में जितने भी मैंने नावल लिखे बेशतर उसमें कंटेम्प्रेरी मौज़ूआत ज़रूर होते थे। मैं समझता हूँ कि राइटर जो है ना उसके ऊपर असरअंदाज होता है। ऑब्वियसली जो कुछ आस पास जुल्म हो रहा होता है, ज़्यादती हो रही थी, नाइंसाफ़ी होती है, पावर्टी होती है, एक बच्चा जो रो रहा है, एक बच्चे की जो मौत है,
बिकॉज उसके पास मेडिसिन, ये सारा कुछ असरअंदाज होता है। और वो कम से कम मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ कि उसको रकम करना चाहिए। चुनांचे खज़ो खाशाक ज़माने हो या राख हो या कोई भी आप नावल मेरे पिछले 15-20 साल से, तो उसमें कंटेम्प्रेरी हकीकतें हैं। 47 की पार्टीशन की ट्रेजेडी है, उसके बाद 65 की वॉर है, 71 की डिफीट है मशरक़ी पाकिस्तान में, जो कुछ बंगालियों के साथ हुआ, जो कुछ बिहारियों के साथ भी हुआ, भुट्टो को किस तरह हैंग किया गया एक डिक्टेटरशिप में। तो मेरे नावल से होते हैं, आप अवेयर हैं कि वो महज एक बयानिया नहीं होते, एक लैंडस्केप नहीं होते। उस लैंडस्केप में जितने भी दुख होते हैं खल्क़े खुदा पे, जितने भी जुल्म ढाए जाते हैं या नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, उनका तज़किरा होता है। तो मुझ में हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन गज़ा में जो जेनोसाइड हुआ उसमें 75,000 से ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हज़रात तो अपने हॉलोकॉस्ट को प्रोजेक्ट करते रहते, ये भी हॉलोकॉस्ट पैलेस्टीनियन का, और ख़ास तौर पे more than 20,000 children died क्या, और buried, उनके पक्षे उड़ गए, सारा कुछ। तो उसका असर मुझ पे हुआ। तो वो मैंने एक नावल था छोटा सा, गजा के शरीर बच्चे, उसमें बेसिकली एक बच्चा दबा हुआ है मलबे तले और शख्स से बात कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में और चीज़ें हैं। तो वो प्रिंट हो रहा है और 5 मिनट हो गए। नहीं अभी शाम को नहीं, 4:30। अच्छा, वो प्रिंट हो रहा है तो आ गया ना। और अब तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पढ़ने की भी सकत ज़्यादा नहीं, लिखने की बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कुछ आसपास हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है मुझे, और उसमें कभी सकत हुई तो उसको भी रकम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तारिक साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे। आप जैसे हसास लोग ही दरकार हैं, क्योंकि जितनी बेहिसी फैल चुकी है, लोग देखने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी कुछ अमल नहीं करते हैं उसके ऊपर। आप जैसे लोगों की वजह से ही जो है आपको रास्ते दिखाई देते हैं जहाँ पर अमल करने की ज़रूरत हो। तो सर ये बताइएगा, एक कोशिश है जो एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से की जा रही है, कारवां सराय आपका जो प्रोग्राम है, हम बहुत से एक्सपीरियंसेस आपके वहाँ भी सुनते हैं, आपकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात, आपके जो मुशाहिदात हैं वो आप शेयर करते हैं, और तकरीबन आप 150 के करीब एक साथ हो चुकी हैं। तो ये बताइएगा कि उससे पहले की ज़िंदगी और उसके कारवां सराय के बाद की ज़िंदगी आपके लिए किस तरह से मुख्तलिफ है? एक तो वजीर साहब का पहले ही शुक्रिया। वो कहते हैं ना, ई हमा आवदा तुस्त, सब कुछ उनका लाया है। वो मुझे माइल ना करते, शायद मैं ना करता, और शायद वकार ना होते तब भी ना करता। 2 चीज़ें तमानियत आपको देती। नंबर 1 है कि माशाल्लाह आपकी फैमिली, ख़ानदान, वहाँ से आपको सुख मिले, अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो वो खुशी सबसे बड़ी वो है। दूसरी ये वो है कि अगर आप कुछ तख्लीक कार हैं, आपके अंदर कोई जौहर है, तो आपकी जो तख्लीक है उसको अप्रिशिएट किया गया हो। और दोनों मामलात में मैं बहुत खुशनसीब, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम कि मैं बड़ा अदीब हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं खुशनसीब अदीब। चुनाचे जो अप्रिशिएशन है लोगों की, वो आपको समानियत और सांस देती है। अब कारवां सराय एक तरफ, और उससे पहले जो ऑलमोस्ट 60 बरस मैंने मीडिया में गुजारे हुए,
वो इसलिए कि तब मैं यूथ थी मेरी, यंग था, बाकी भी शौक थे बहुत सारे, वो पूरे किए, ट्रैकिंग वगैरह। लेकिन मोस्टली मैं अपने दिल की बात कह ना सका। दिल की कोई ऐसी खुफिया बातें नहीं थी। यही था कि बहुत सारे मौजू मुझे दिल के नज़दीक थे, लेकिन वो जो यूजुअल चैनल्स हैं उनके ऊपर उनकी व्यूइंग भी नहीं थी और लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि लोगों को मिजाज कोई ख़ास सांचे में डाल दिया गया। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ आए तो वो ज़रा बोर हो जाता। चनांचे कारवांसराय में अगर आपने उसमें कुछ एपिसोड देखे तो मुझे वो कहने का मौका मिला जो आज तक मैं नहीं कह सका। यानी अपने फेवरेट जो राइटर्स हैं उनके बारे में गुफ्तगू, सिंगर जो हैं उनके बारे में, या ट्रेन मुझे फैसिनेट करती है। और लेकिन अजीब सा ना बचगाना कि ट्रेन क्यों फैसिनेट करती है, उसके बाद 3-4 एपिसोड किए। और तकरीबन हर एपिसोड जो होता है कारवांसराय का, वो एक मुख्तलिफ जहत होती है, और उस जहत पे मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले कोई चला हो। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दूसरा जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती कि आप तख्लीक़कार हैं तो आपकी तख्लीक का मोल पड़ेगी। तो कारवांसराय एट द एंड ऑफ माई लाइफ, इसने मुझे वो तमानियत दी है कि हाँ मेरा मोल पड़ा है। और दूसरी बात कि मैं अब तक कारआमद हूँ। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके कह रहा हूँ। बड़ी बात से मुराद है कि सिर्फ मुझ जैसा बूढ़ा ही कह सकता। आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप कारआमद होना छोड़ दें। जब आप कारआमद होते हैं मुआशरे के लिए, व्यूअर्स के लिए, बाल बच्चों के लिए, चाहे कितने बीमार हों, तो वो ज़िंदगी वर्थ होती है कि उसको खुशी से गुजारा जाए, और अगर सालगिरह आए तो सबका शुक्रिया अदा किया जाए। बिल्कुल तार साहब, दिल तो करता है कि आप इसी तरह से बातें करते रहें और हम आपको सुनते रहें, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला से आज दुआ करें ख़ास तौर पर आपकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के लिए, ताकि इसी तरह से हम आपके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होते रहें और हम सब आपके कारवांसराय में क़याम करते रहें। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथी एंकर वकार अहमद मलिक आज हमें क्या बता रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खैर रमज़ान। रमज़ान का ये जो महीना है, इसकी जब हम उस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जदीद नफ्सियात के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी दो तो बहुत ही नुमायाँ और बड़ी जो मकसदियत है हमारे सामने आती है। नंबर 1 ये है कि नफ्स पे काबू पाना। इसको अगर हम साइकोलॉजी के टर्म्स में कहेंगे तो हम कहेंगे कि इम्पल्स पे कंट्रोल करना। और ये इम्पल्स पे कंट्रोल जो है, ये साइकोलॉजी बार बार सजेस्ट करती है कि बचपन से ये हमारा हिस्सा होना चाहिए और पूरी ज़िंदगी ये चलता रहता है, और तभी हम रिलेशनशिप्स में बेहतर रहते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में बेहतर रहते हैं, हम बेहतर म्यारी ज़िंदगी हमारा होता है, समाज में बहुत बेहतरी आ जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए मुकम्मल तौर पर इंसान को तरबियत दरकार है। ये जो तरबियत है, ये रमज़ान का महीना आपको एक महीना ज़बरदस्त किस्म का अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो ये तरबियत ऐसी है जिसका जो फ़ायदा है वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ आपको नहीं है, आपके बच्चों को है, आपकी फैमिली को है, आपके आसपास के लोगों को है, आपको रिलेटिव्स को है, आपके समाज में है। आप सोच नहीं सकते कि इसका कितने फ़वाद हैं। और महीना जो है वो सिर्फ एक 30 डेज़ हैं। इस 30 डेज़ के अंदर ये जो प्रैक्टिस है आपको कहाँ ले जाती है। इसी प्रैक्टिस के लिए अगर हम कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करें तो हमें बहुत आसानी के साथ इस प्रैक्टिस को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बजाय इसके ये कहें कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर है कि हम इसको ये करें कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है, यानी हम उसको मनफी तौर पे कंट्रोल करने की बजाय हम ये कहें कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे मैं अगर गुस्से पे कंट्रोल कर पाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये तो मेरे लिए रिवॉर्डिंग है,
मतलब मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी रिवॉर्डिंग है, उखरवी ज़िंदगी के हवाले से भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी ये एक मौका है। ये रमज़ान एक ऐसा मौका है, रमज़ान के अंदर जब आप रोज़े की हालत में हैं, जब आपका जिस्म जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रेस में है, आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, जज़्बात जो हैं आप पर हावी हो सकते हैं। ये एग्ज़ैक्टली वो पॉइंट है जहाँ पे आपके लिए ये जो चीज़ें हैं ये मौक़े लाती हैं। और ये अगर मौक़े नहीं आएँगे, अगर ये मौक़े नहीं आएँगे तो आपकी तरबियत नहीं हो सकती। सो इसको बहुत मनफ़ी ना लें, बल्कि इनको मौक़े की शक्ल में देखें कि ये मौक़े, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी थी, जिनको हम मनफ़ी कहते हैं, जिससे हमारी तरबियत होती है। और जिससे हमारी तरबियत होती है तो रमज़ान का जो मकसदियत है वो पैदा होती है, जिससे समाज में बेहतरी आती है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी आती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। रमज़ान जो है वो भूखा या सिर्फ प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि भूख और प्यास की वजह से जो हमारे अंदर तब्दीली पैदा होती है, वो जो तब्दीली है जो हमें कमज़ोर करती है, उस कमज़ोरी के अंदर ताकत हासिल करने का नाम है। वो कुव्वत किस चीज़ की है, वो ताकत किस चीज़ की है? किरदार की कुव्वत, किरदार की ताकत। ये जो मॉरलिटी है, ये जो कैरेक्टर ओवर रूल्स है, यानी एक ज़बरदस्त किस्म की अखलाकियात, ये हमें ये रमज़ान का महीना जो है ये हमें सिखा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, इसकी मकसदियत पे नज़र रखें, महज ये ना समझें कि शायद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना जो है ये रमज़ान है, या हमें सिर्फ ये कहा गया है कि भूखा और प्यासा रहो, और अगर हम भूखा और प्यासा रहेंगे तो मकसदियत जो है वो अचीव हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसकी मकसदियत ज़रूर देखिए। इसकी मकसदियत जो है वो आला अखलाक है, इसकी मकसदियत जो है वो आपके जज्बात पे कंट्रोल है, इसकी मकसदियत जो है वो आपके खूबसूरत किरदार है। देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि शेफ़ सिमरन आज हमारे लिए जो रेसिपी बना रही हैं वो कहाँ तक पहुँची है। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा जी, तो मेरी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और मिनी पिज़्ज़ाज़ के लिए मैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को पहले बता देती हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले तो बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है। अगर आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसको मसाला लगा के आप चिकन का मिक्सचर बना सकते हैं। मैं अभी बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मेरे पास है स्वीट कॉर्न, चिली सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ओलिव्स, सोया सॉस, काली मिर्च, पापरिका पाउडर, बटर और मेरे पास है कनौर का पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस कनौर का मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा चिकन में भी, ताकि फ्लेवर आ जाए। और इसको फिर मैं अपने मिनी पिज़्ज़ा के क्रस्ट पे फिर लेयरिंग करूँगी टॉपिंग्स डालने से पहले। और श्रेडेड चीज़ है जिससे हम ऊपर लेयरिंग करेंगे, ठीक है। चूल्हा मैंने जला लिया है। पहले मैं फ्राई पैन में डालूँगी डालडा सनफ्लावर ऑयल। डालडा सनफ्लावर ऑयल कम्प्लीटली रिफाइंड ऑयल है और इसमें है विटामिन ए, डी और ई विद ओमेगा 3 एंड 6। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करनी है तो स्विच टू डालडा सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि ये ख्याल रखता है आपके हार्ट का भी और आपकी हेल्थ का भी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्टैंड अप पाउच फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो ये ईजीली खोल के पोर इन हो जाता है और बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। थोड़ा सा डालडा ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। इसमें मैं अब चिकन डालूंगी, अपने मसाले डालूंगी। कॉर्न और ओलिव्स हम इस्तेमाल करेंगे टॉपिंग के लिए, चीज़ भी टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और ऐड ऑन हमारे पास ऑरिगेनो भी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल जब ऑयल में चिकन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा बटर भी डालूंगी, क्योंकि बटर से चिकन का फ्लेवर काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। और फिर हम अपने यूजुअल स्पाइसेस डालेंगे और लेयरिंग करते हैं, ठीक है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें चिकन मैं डाल रही हूँ अपनी। थोड़ी सी चिकन को पहले ऑयल में अच्छे से हम सौते कर लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून्स पिज़्ज़ा सॉस जो कनौर का है। थोड़ा सा मुझे अपना चिकन का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी बनाना है, तो मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2 टीस्पून इसमें बटर ऐड कर लेते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है बटर से।
ठीक है, जैसे ही ये बटर मेल्ट हो जाएगा, इसको मिक्स करके सारे स्पाइसेस हम ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च से। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अच्छा, बिल्कुल चूल्हा आपको जो है हल्का रखना है, वरना चिकन जो है लगना शुरू हो जाती है नीचे। उसके बाद हाफ टी स्पून काली मिर्च हो गई, हाफ टी स्पून पापरिका पाउडर हो गया और 1 टीस्पून हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। क्या इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये आप चिकन का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। बटर की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसके बाद 1 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड कर लेते हैं और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी और बहुत जल्दी वाला मिक्सचर है, ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, एक लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको, मैंने आपको बताया, थोड़ा सॉसी सा मिक्सचर बनाना है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कनौर का चिली गार्लिक का पेस्ट, जो कि देगा मेरे चिकन को और मज़ीद अच्छा फ्लेवर। अच्छा, आप लोग चाहें तो एंड में भी लेयरिंग करते वक्त कनौर का चिली गार्लिक ऊपर से लगा सकते हैं। मैं चिकन में मिक्स करती हूँ क्योंकि मिक्स करते वक्त थोड़ा सा फ्लेवर, सारे मसाले वगैरह अच्छे से ब्लेंड इन हो जाते हैं उसी वक्त। ठीक है, ये चिकन मेरी रेडी है। 5 से 7 मिनट में चिकन तैयार है। ये चिकन हमारी रेडी है। लेयरिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा की बड़ी क्रस्ट भी ले सकते हैं और इससे भी छोटी मिनी क्रस्ट भी आती हैं पिज़्ज़ा की, तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फिलिंग, लेयरिंग, चिकन का पेस्ट हमारा सब सेम ही इस्तेमाल होना है। तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग को बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है और छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाने हैं, लंच बॉक्स के लिए बनाने हैं, दावतों के लिए बनाने हैं। हाई टीज़ के लिए स्पेशली ये मिनी पिज़्ज़ास बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे सारे पिज़्ज़ास हम हाई टी पे सब सर्व कर सकते हैं। ये कनौर का पिज़्ज़ा सॉस लेयर कर रही हूँ मैं अपनी पिज़्ज़ा क्रस्ट पे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे शो के साथ ताउन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है हमदर्द के मसाले जो कि ट्रस्टेड है फॉर जनरेशंस, और रूह अफ़ज़ा जो जाना माना नाम है। इसके साथ साथ हमारे पास सबरोसो है, 7 अप है, ऑलपर्स है और कनौर के सॉसेज़ हैं, जिसमें से मैं आज 2 सॉस इस्तेमाल भी कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी ब्रांड हमारे पास डालडा का ऑयल है जो कि मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा हर खाना डालडा के ऑयल के बगैर इनकम्प्लीट है। अच्छा, अच्छी सी लेयरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी वरना पिज़्ज़ा बहुत ड्राई हो जाता है। अच्छा, ये रेसिपी स्पेशली इसीलिए है ताकि जो लोग घरों पे पिज़्ज़ा बनाते हैं और जल्दी जल्दी हमें बनाना होता है और टेस्ट भी हमें बिल्कुल बाहर जैसा चाहिए होता है, तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी है कि पिज़्ज़ा अच्छे भी बन जाते हैं कम टाइम में और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाहर जैसा होता है। ये मेरा सॉस लग गया है, सॉस मैंने लगा दिया है। ठीक है, चिकन का मिक्सचर हम लेयरिंग कर देते हैं पहले। चिकन का मैंने मिक्सचर इस पे पूरा लगा दिया है। अब हम चलेंगे अपनी टॉपिंग्स की तरफ। टॉपिंग्स के लिए हम लोगों के पास हैं कॉर्न और ओलिव्स। तो पहले कॉर्न इस पे डाल देते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं, पेपरोनी डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी को सिर्फ प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा भी पसंद होता है तो उसमें आप लोग चिकन का मिक्सचर स्किप करके पेपरोनी और चीज़ से अपनी लेयरिंग कर सकते हैं। उस पर फिर ऑरिगेनो करके आप बेक कर लें अवन में। चीज़ मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो
चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग चीज़ के स्लाइसेस बहुत शौक से खाते हैं, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ की भी लेयरिंग अच्छे से हो गई है। इसके बाद मैं इस पर ओलिव डाल देती हूँ और ऊपर पेपरोनी से भी टॉपिंग हो सकती है। ये मैंने ओलिव्स अपने लगा दिए इस पर। एक लास्ट स्टेप ये है कि चीज़ के बाद आपको इसको ऑरिगेनो से टॉपिंग करनी है। ये मैंने ओवन में पिज़्ज़ा रख दिए हैं। जब तक ये बेक हो रहे हैं हम लोग ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। तो ड्रिंक में आज हम बनाने वाले हैं सनराइज़ मोहितो। ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है मोहितो, और इसमें 3 से 4 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत मज़े का भी बनता है, प्रेजेंटेशन वाइज भी, टेस्ट वाइज भी। तो इंग्रेडिएंट्स पहले मैं बता देती हूँ इसके। हमारे पास पीच जूस है, ऑरेंज जूस है, काला नमक है और इसके साथ ये नींबू, फ्रेश लेमन स्क्वीज़ हुए हुए हैं ये। और आज की ड्रिंक हमारा कंप्लीट करेगा रूह अफ़ज़ा और 7 अप। बहुत इजी ड्रिंक है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पुट इन करने हैं लाइन बाय लाइन। ये हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ इसमें। आज हम थोड़ा सा ग्लास डेकोरेट कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा से। अच्छा, रूह अफ़ज़ा बहुत ही एनर्जाइजिंग और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। सहरी की एक दफ़ा मैंने आप लोग को टिप भी बताई थी, और वो ये थी कि रूह अफ़ज़ा अगर आप दही के साथ खाएं सहरी में तो पूरा दिन प्यास नहीं लगती। और होता ये है कि पूरा दिन क्योंकि फ़ास्टिंग होती है, रोज़ा रखा हुआ होता है, तो एनर्जी लेवल्स हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और हमें कुछ ताज़ा और कुछ एनर्जी वाला कुछ चाहिए होता है। तो रूह अफ़ज़ा उसमें हमारी बहुत मदद करता है। और मुझे लगता है कि सब इतने आदी हो गए हैं रूह अफ़ज़ा के कि कोई भी इफ्तार की टेबल अब रूह अफ़ज़ा के बगैर इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, ये मेरे ग्लास मैंने रख दिए हैं। मेरे पास ये पीच जूस है और ऑरेंज जूस है। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने लेमन ऐड कर दिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, ऑरेंज जूस मुझे तकरीबन क्वार्टर अपना ग्लास फिल करना है कि ये 1 ग्लास मेरे पास ऑरेंज जूस है। हाफ़ मैंने 1 ग्लास में डाल दिया है और हाफ़ मैंने 1 ग्लास में डाल दिया। अच्छा, अब क्वार्टर ग्लास मुझे पीच का जूस डालना है दोनों ग्लासेस में। ठीक है, मैं रिमूव कर देती हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी अपनी आइस क्यूब्स। डाल दिए हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा डालने के बाद ऐड करना है 7 अप। हमारा मोहितो रेडी है। ड्रिंक हो गई है। पिज़्ज़ा हमारे रेडी हैं। हम पिज़्ज़ा भी निकाल लेते हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं चीज़ मेरी कितनी अच्छे से बेक हो गई है, पूरी ब्राउन हो गई है। ये चीज़ बहुत अच्छे से पूरी बेक हो गई है, ब्राउन हो गई है और क्रस्ट भी मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हो गया है। पिज़्ज़ाज़ हमारे रेडी हैं, ड्रिंक भी हमारी रेडी है। ठीक है, ये हमारे प्रिपेयर है। ये थी हमारी आज की क्विक रेसिपी, मिनी पिज़्ज़ाज़ और सनराइज़ मोहितो। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप लोग को आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और क्विक लगी होगी, तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करेगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।